तुमसे क्या नहीं, बैठ जाओ। इनको पत्रकार बने रहने दो। तुम के पत्रकार बन के क्या कहोगे? मैं तुम्हें नेता बनाना चाहता हूँ, तुम पत्रकार बनना चाहते हो। ये पेड़ देख रहे हो, ऐसा हो गया बिल्कुल अभी कि लंबाई तो खूब है, पहचान भी खूब है, लेकिन ताकत घुस रही है। तो कब तक मुझे ऐसा बना कर रखे हुए? क्यों मुझे शाम जैसा नहीं बनाते कि मैं आपको छांव भी दूं और फल भी दूं? क्यों नहीं बनाते बताओ? क्या मैंने आपको पिछले 7 साल में कभी निराश किया? कोई ऐसा आंदोलन बताओ, कोई ऐसा मसला बताओ जिसमें मैं खड़ा नहीं हूं। अभी देखा नहीं आपने क्या हुआ राजस्थान में? यहां पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं। वहां राजस्थान में मैं गया, पुलिस के पास वो बच्चा गया कहने के लिए मेरी मदद करा दो, मेरे पिताजी के साथ मारपीट हुई है। नहीं करे मदद, 6 दिन तक वो घूमता रहा, फिर उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करके क्या लिखा उसमें कि भीम आर्मी के लोग आकर मेरी मदद करें। बताओ, भगवान से ज्यादा लोग तुम पे विश्वास करते हैं और तुम लोग सिर्फ वीडियो बनाने में लगे रहते हो। बताओ, पुलिस से पहले फोन आता नहीं आता भीम आर्मी को? बताओ क्यों है ये भरोसा? ये भरोसा आपके संघर्ष से है। आप कोई धन्ना सेठ नहीं हो। धन्ना सेठ होते तो ये स्टेज इतनी ऊंची होती, और धन्ना सेठ होते तो हमारे राजकुमार सैनी जी वहां नहीं खड़े होते, वो मंच पे बैठे होते। तुमने छोटा सा मंच लगाया इज्जत देने के लिए, क्योंकि गरीब लोगों के पास इज्जत ही है। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप देख रहे हैं मुल्क के हालात क्या है? महंगाई बढ़ रही है, सरकार बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीब लोग परेशान है। पढ़ लिख के कितने नौजवान घूम रहे? बताओ, हाई स्कूल पास कितने लोग हैं यहाँ नौजवान? बताओ, हाथ उठाओ जरा, बताओ। आधे नौजवान हाई स्कूल पास। नीचे करो, इंटर पास कितने नौजवान? जरा हाथ उठाओ। आप हाथ नीचे करके बताओ, सरकारी रोजगार वाले कितने लोग हैं यहाँ? बताओ बताओ। तो ये सरकार पढ़ा रही है, रोजगार क्यों नहीं दे रही है? रोजगार इसलिए नहीं दे रही है कि जब आपके घर में 50-60 हजार रुपए आएंगे सरकारी तनख्वाह, तो फिर आप नहीं करोगे किसी की। फिर जो है आप मजबूरी में जो है कच्चे मकान में एक टाइम की रोटी खा के नहीं सोओगे। सरकार चाहती है कि आप रोटी के लिए मोहताज रहो। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपको गिराने में लगे हैं और मैं आपके पीछे ढाल बन के खड़ा हूं कि अब ये अन्याय अत्याचार बंद होना चाहिए, और वो सुख सुविधाएं जो अमीरों को मिल रही है वो मेरे गरीब समाज को मिलनी चाहिए। इसलिए मैं जो इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। मुझे इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता इस लड़ाई को लड़ने से। मैं आपके बीच पैदा हुआ हूं और इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा। आप जाओ शहरों में देखो, अमीर का कुत्ता भी देसी घी में रोटी खा रहा है और एसी में सो रहा है और गाड़ी में घूम रहा है। आपके पास कितने लोगों के पास गाड़ी है? मेरी माए बहने बताओ, है 4 पहियों की गाड़ी घर में? फिर भी संघर्ष नहीं करते हो। तुम पे कुछ है भी नहीं, फिर भी अपनी तरक्की के लिए संघर्ष नहीं करते हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये नौजवान साथी अगर वास्तविकता में बताओ मुझसे कितने लोग प्यार करते? जरा हाथ उठाओ जरा, मैं चेक करूंगा अभी कितने लोग हाथ उठा के रखते हैं। जब नहीं उठा रहे मैं भी ध्यान रखूंगा आपका। नहीं ठीक है, आओ उधर भी मेरी बहनें हाथ उठाए। बताओ तो फिर मेरी मदद करोगे नहीं करोगे इस बार? देखो, मैं रोज रोज किसी गांव में नहीं जा सकता हूँ, जान के क्या कभी मैं आपको खाली बैठा मिलता हूँ? देखो, मैं आपसे एक अपने दिल की बात बताता हूँ। मैं जब 16 महीने के लिए जेल में था ना, मेरी माँ मुझसे आके कहती थी कि ये तुझे जेल में मार देंगे। मैंने उनसे कहा था कि चाहे मैं मरूं या जीऊं, लेकिन अब मैंने अपना जीवन अपने समाज के नाम समर्पित किया। मैं 16 महीने एक रात ये जाग के सोता, ये सोने के पहले सोचता था कि अगर आज की रात कट जाएगी और मुझे मौका मिलेगा बाहर जाकर काम करने का, तो मैं अपने लोगों के दुख और आंसू पूछूंगा। आज लाखों माँ ऐसी हैं जो उम्मीद करती हैं कि चंद्रशेखर ताकतवर हो जाए तो हमारा दिन बदल जाए। आज हजारों लाखों करोड़ों बहनें ऐसी हैं जो शाम मेरी लंबी आयु के लिए जो प्रार्थना करती हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि दलितों में, ये पिछड़ों में भी है, ये माइनॉरिटी के लोगों में भी, और ये अगड़ों में भी है। वो भी जानती है, समाज में भी रहने वाली महिलाएं, कि अगर यहाँ महिलाओं को कोई वास्तविक जीवन देगा तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो बेटा चंद्रशेखर आजाद है वही देगा। बाकी लोग तो सिर्फ जो है वो गुलामी बना के रखना चाहते हैं। उनके अंदर भी मेरे प्रति जो है सम्मान है, और आप भी मेरे लिए जान देने को तैयार। तो क्यों हम मिलके जो है एकता बना के क्यों अपने काम को मजबूत नहीं करते? जो लोग यहाँ नीले पटके पहने बैठे हैं, इसकी कीमत समझते हो नहीं समझते हो? क्या आज बहनें तुम पे भरोसा नहीं करती नीले पटके को देख के? तो फिर अब गांव गांव जाके मेहनत करने में कितने लोग साथ दिलाओगे? बताओ हाथ उठा के। नहीं, झूठे मत उठाओ, सतपुष्टि का गुरु घर भी है, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं मिलते। हाथ नीचे करो,
वही उठाओ जिसके मन में दर्द है, जो समाज को परिवार मानता है, जो कुछ करके दिखाना चाहता है, जो इन गुलामी की बेबसी की पेड़ियों को काट देना चाहता है और जो चाहता है सम्मान स्वाभिमान का जीवन, वही हाथ उठाओ। तो बस तुम्हें काम बता दूं फिर अब। देखो मैं समझता हूं तुम सब पे 4 पहियों की गाड़ी तो नहीं होगी, हो सकता है तुम पे कुछ लोगों पे मोटरसाइकिल भी ना हो, ये तो है। अपने पैरों का यूज करो, अपने आसपास के 10 गांवों में जाकर मीटिंग करो और मीटिंग करके उनके हालात देखो, उनकी समस्या पूछो और उनको कहो कि ये समस्याएं दूर हो जाएंगी अगर आप हमारा साथ दोगे। अपनी बात बताओ, अपने समाज को इकट्ठा करो और गांव गांव में जाके इस मुहिम को आगे बढ़ाओ। मुजफ्फरनगर इतना सारा, आपकी संख्या इतनी सारी है, जाके अपनी बात पहुंचाओ और समाज में बताओ कि अगर भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होता तो आज हम लोग कहां होते। और ये भी बताओ कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस संविधान को निस्तानाबूद कर देना चाहती है। आप सोचो और समाज को जागरूक करो, होशियार करो कि अगर भारतीय संविधान नहीं रहा तो मुझे कौन मंच पे खड़ा होने देगा। हमारी संख्या चाहे कितनी हो, जब अधिकार नहीं रहेंगे, जानवर इस देश में कितने, कौन सा जानवर खड़ा होकर मंच पे भाषण देता है क्या कोई? भाई शेर देखा आपने भाषण देता कभी? कोई भाषण नहीं देता। इंसान को इतना अवसर दिया है भारतीय संविधान ने, तो आप मुझे बताओ ये समाज को अगर हम नहीं समझाएंगे तो वो तैयार कैसे होंगे, होशियार कैसे होंगे? अपनी बहनों को, माओ को जो हमारे लिए जान भी छिड़कते उनको जाकर समझाओ। जब आप ये काम करोगे तभी आपकी ताकत बने, क्योंकि शक्ति जो है ना वो संगठन में। आप बताओ कितने लोग गांव गांव में जाकर मीटिंग क्या करेंगे बताओ? फिर झूठे हाथ उठा रहे हो, क्योंकि सब उठाते तो लगता है झूठे, आधे उठाए कम उठाए तो समझ आता है कि सच्चे हैं। बताओ कितने लोग गांव गांव में जाकर मीटिंग करके मेरी बात को पहुंचाओगे? चलो अब आखिरी बात सुनो, क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है। ये महापुरुषों का मिशन है और ये ईमानदारी से चलेगा। इसे सींचने के लिए, क्योंकि आजादी की लड़ाई है। आजाद तो देश 1947 में हुआ, लेकिन हमें आजादी मिली 1950 में, जब संविधान लागू हुआ और हमें बराबर के अवसर मिले, समानता की बात आई। तो उस आजादी को बचाए रखने के लिए, यानी कि एक नई क्रांति को जन्म देने के लिए हमें अपने खून से इस मिशन को सींचना पड़ेगा। क्या आप अपने महापुरुषों के मिशन को खून से सींचने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 10 साल के लिए मेरा साथ दो। मैं आपसे 1000 साल, 500 साल नहीं मांग रहा हूं, मात्र 10 साल मांग रहा हूं। 10 साल एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वो 10वीं पास नहीं होता। मैं आपसे गारंटी से कहता हूं, अपने गुरु घर में खड़ा होकर, कि 10 साल आप मेरा साथ दो, मैं आपको 11वें साल का मौका नहीं दूंगा। मैं दिल्ली की गद्दी पे झंडे को लेके जाऊंगा, मान्यवर काशीराम साहब के झंडे को। मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा कि किला पलट दूंगा। मैं आपको ये कहता हूं कि इस देश में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा और इंसान को इंसान माना जाएगा। जाति, धर्म, मजहब के नाम पे, पशु के नाम पे किसी की हत्या नहीं होगी और कोई गैर बराबर नहीं रहेगा। जितने अडानी अंबानी को मोदी जी ने देश को बेच बेच के संपत्ति दी है, मैं गारंटी देता हूं कि पहले दिन उसका राष्ट्रीयकरण करके हम लोग जो है वो पूरी संपत्ति देश के नाम लौटा देंगे और ये जो पूंजीपति है इनको जो विशेष दर्जा देंगे, इनको भी जो है सम्मान देंगे। लेकिन आजाद भारत में आप गरीब क्यों कभी आप सोचते हो? आप गरीब इसलिए हो क्योंकि अभी मैं भारत पाकिस्तान उसका इंग्लैंड का मैच देख रहा था, जो सेमीफाइनल हुआ। आपने देखा नहीं देखा? हाँ, तो जब वो हो रहा था तो मैंने एक दिन पहले ज्योतिष साहब को भी सुना। 11 ज्योतिष साहब बैठ के बता रहे थे कि सारे योग देख लिए हैं, भारत ही जीतेगा। अंत भारत हार गया, अंत भारत हार गया। तो जब अगर तुम भाग्य के भरोसे रहोगे ना, किस्मत के, तो आपके हिस्से में हार आएगी और जिस दिन आप मेहनत करोगे ना तो आपके हिस्से में जीत आएगी, क्योंकि मेहनत कभी छिपती नहीं है। अगर आज एक गरीब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा यहां खड़ा बोल रहा है और आप उसके लिए जान देने को लिए तैयार है, तो ये सिर्फ मेहनत की देन है। अगर मैं धन्ना सेठ होता तो हो सकता है आप 4 घंटे मेरा इंतजार नहीं करते, कहते हैं आंदे भाई हम तो अपने घर जा रहे हैं। बताओ होता है नहीं होता? बताओ। आज आप अपने साधन से आते हो, ये क्या पैसे बुलाएगी भीड़? बताओ, क्या किसी एक को बुलाने के लिए भी ट्रैक्टर, ट्रॉली या गाड़ी या मोटरसाइकिल भेजी क्या? बताओ। ये आपके प्यार का वो है और मैं अपने लहू का आखिरी कतरा और जीवन के अंतिम सांस तक आपके प्यार का कदरदान रहूंगा और इस एहसान को चुकाने का काम करूंगा कि आपने गरीब के बेटों को आगे बढ़ने की ताकत दी। लेकिन आपको मेरे जैसे सैकड़ों लोग तैयार करने पड़ेंगे। क्या आपके अंदर तैयार ये मन है कि हम सैकड़ों लोग तैयार कर दें?
बताओ मन है या नहीं है सैकड़ों लोग तैयार करने का? क्या अकेला चंद्रशेखर इस लड़ाई को जीत सकता है? तो फिर अपने अपने जिलों में चंद्रशेखर तैयार करो, अपने अपने गांव में कस्बों में तैयार करो। और यहाँ मीडिया के साथी बस मैं उनको एक सूचना दे दूं, पार्टी ने तय किया है कि हम खतौली चुनाव लड़ेंगे। मैं कल इसकी पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है? कल पार्टी ने अपना वो दिया है, मैं फिर फाइनल डिसीजन जो है ना कल अपनी पार्टी के लोगों से बात करके दूंगा। हम अभी तक पार्टी के लोग खतौली चुनाव लड़ रहे हैं। कल पार्टी की फाइनल मीटिंग है। कल पार्टी की फाइनल मीटिंग के बाद मैं घोषणा करूंगा चुनाव की, कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, ये सारी जानकारी मैं मीडिया के लोगों को कल दूंगा, ठीक है? आज शाम पार्टी की फाइनल मीटिंग है, कल एक बार मुझसे मीटिंग है, उसके बाद फाइनल होगा। उसके बाद हम लोग तय करेंगे कौन लड़ेगा, ठीक है? लेकिन याद रखो कि खतौली में भी हम पीछे नहीं रहने वाले हैं। खतौली में भी इस बार झंडा ठंडा जो है भीम आर्मी का मजबूत रहेगा। अगर खतौली चुनाव लड़ेंगे तो आप लोग मदद करने के लिए आओगे नहीं आओगे बताओ? वो पैसे पे वर्कर लाएंगे, मेरे पास पैसे वाले वर्कर नहीं है। मेरे पास तो स्वाभिमानी संघर्षशील वर्कर है, अपने साधन पे आना पड़ेगा। आओगे? अगर गरीब प्रत्याशी आता तो आपको वो रोटी भी नहीं खिलाएगा, अपनी रोटी खा के आओगे नहीं आओगे बताओ? ऐसा तो नहीं हो तुम तेल की इंतजार करोगे वहां। मैंने तय किया अगर पार्टी का फाइनल डिसीजन हो गया तो मैं 3 दिन अपने इन पैरों के बदौलत पूरे खतौली विधानसभा पैदल पैदल घूम के अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगूंगा। अब फिर कह रहा हूं, सरकार के लोगों को भी कह रहा हूं, मुकाबला इस बार गलत आदमी से पड़ गया तुम्हारा। याद रखना, पिछले चुनाव में आया था, आपने खूब मुकदमे किए थे, करो मुकदमे। सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी। मैं इन सारे मुकदमों को अपने कार्यकर्ताओं के वापस करवा दूंगा, आप चिंता मत करो, ये सब झूठे मुकदमे हैं। लेकिन याद रखो कि अगर आप सरकार के इशारे पे झूठे मुकदमे दर्ज करोगे तो कानून ये कहता है कि कोई अपनी ड्यूटी का दुरुपयोग करे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो याद रखना, आज तो मेरे गरीब कार्यकर्ता आपके झूठे मुकदमे सह लेंगे, लेकिन कल जब ये ताकतवर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा भाई? फिर ये होगा कि आपको किसी गरीब पे झूठे मुकदमे नहीं करने देंगे। बाकी इनको आदत है, इनको क्रांति करनी है, मुकदमे भी झेलेंगे। जेल से डर तो नहीं लगता है मुकदमों से? जब कामयाबी की तरफ बढ़ोगे तो और मुकदमे होंगे, घबरा तो नहीं जाओगे? चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से यहाँ पहुंचे सभी सम्मानित साथियों का धन्यवाद, बुक्का रेड्डी के आप जनमानस का धन्यवाद, मेरी माताओं बहनों का धन्यवाद। ठंड हो रही है इसलिए छोड़ रहा हूं कि आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। याद रखना, आपके ऊपर उठने वाली हर अन्याय के बाद ये देश को जवाब देने के लिए आपका भाई जिंदा, ये बात याद रखना। और जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तो खुली सांस, खुली हवा में जियो सांस लेके आपके ऊपर अन्याय करने वालों को सोचना पड़ेगा। आपका भाई ताकतवर हो रहा है, मेरी बात को याद रखना।